हेलो माय जीनियस स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। जिनको भी पासिंग से डर लगता है, अप्लाइड मैकेनिक्स का डर लगता है, उनके लिए हम ये टेंशन छुट्टियों में मिटा देंगे। हमने ऐसे 26 क्वेश्चन बनाए थ्योरेटिकल जो आपको 26 मार्क्स दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको 10 मार्क के लिए कंपलसरी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, वो आपको 10 मार्क इससे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से आपको 16 मार्क्स लिमिट 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल आते हैं। ऐसे 26 मार्क्स टोटल पेपर में आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे। और ये 26 मार्क्स मिलाने के लिए आपको ये 26 दिस डू और डाई क्वेश्चंस शुड बी प्रिपेयर्ड। ये आपको 26 क्वेश्चन करना है, तभी जाके आपको 26 मार्क्स मिल सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। सो स्केलर मीन्स आप ये 9th स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते आए हैं। स्केलर मीन्स स्केलर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, उसको बोलते हैं स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर टू रिप्रेजेंट आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मतलब स्केलर को क्या लगता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, और वेक्टर को क्या लगता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। ये दोनों चीजें वेक्टर क्वांटिटी में लगती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 इजी 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। एक्सप्लेन या फिर डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, what is free body diagram? FBD, free body diagram. What is free body diagram? देखो, free body diagram means all active and reactive forces are acting. Suppose एक बॉडी एक्टिव मतलब क्या? जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है उस डायरेक्शन में काम करने वाले फोर्सेस मतलब एक्टिव फोर्सेस, और इसको अपोज करने वाले ये फोर्स होते हैं रिएक्टिव फोर्सेस। मींस ऑल एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बॉडी इज रिप्रेजेंटेड एंड द डायग्राम इज रेडी टू फाइंड द रिजल्टेंट। दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज अ फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। मैंने क्या बोला? ऑल एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड इन अ डायग्राम और इन अ स्केच, एंड ऑल फोर्सेस आर रेडी टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम और इक्विवेलेंट, जिसको क्या बोलते हैं? द डायग्राम इज कॉल्ड एज अ फ्री बॉडी डायग्राम्स। ऑल एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस रिप्रेजेंट किए, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ये वीडियो आपको 26 मार्क्स दिला सकता है। डू और डाई क्वेश्चंस फ्रॉम अप्लाइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट है स्टेट वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज। What is meant by mechanical advantage और mechanical advantage and velocity ratio? यह दोनों डिफाइन करने बोला। Mechanical advantage is it is a definition. It is a ratio of a ratio. किसका रेशियो है? work done to the ratio of efforts. Work done to the efforts. It is a ratio of work done and efforts. W by P. P is efforts. W is work done. W क्या है? वर्क डन, एंड P is efforts which are taken to complete our work. ये हो गया W by P। क्या हो गया? मैकेनिकल एडवांटेज। वेलोसिटी रेशियो क्या है? वेलोसिटी रेशियो का डेफिनेशन, वेलोसिटी रेशियो इट इज अ रेशियो, ये भी रेशियो है। वेलोसिटी रेशियो क्या है? इट इज अ रेशियो VR, इट इज अ रेशियो ऑफ किसका? डिस्टेंस moved by efforts to the distance moved by work done. डिस्टेंस, एफर्ट्स का डिस्टेंस हम लेते हैं कंसीडर y, और डिस्टेंस मूव्ड बाय वर्क का डिस्टेंस लेते हैं x। सो इट इज अ y अपॉन x। और इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है इफिशियंसी, और एक पूछते हैं व्हाट इज द इफिशियंसी? वर्क इफिशियंसी। सो इट इज a ratio of mechanical advantage divided by velocity ratio। और परसेंटेज रेशियो आएगा तो परसेंटेज वेलोसिटी, परसेंटेज इफिशियंसी आएगा तो क्या करेंगे हम इसको
100 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन। नेक्स्ट, स्टेट द लॉ ऑफ पॉलीगॉन फोर्सेस। पॉलीगॉन फोर्सेस का हमें लॉ बताना है। पॉलीगॉन फोर्सेस का लॉ, दिस लॉ स्टेट दैट लॉ ऑफ पॉलीगॉन फोर्सेस, law of polygon forces. If the forces are acting, suppose forces are acting, कहां पे forces are acting the sides of the polygon simultaneously at the sides of the sides of the polygon, then the resultant is, अब देखो पॉलीगॉन कैसे होता है, लेट अस कंसीडर एक फोर्स ऐसे जा रहा है, दूसरा फोर्स ये जा रहा है, तीसरा फोर्स ये जा रहा है, फोर्थ फोर्स इज, तो मैं क्या करता हूं, देखो ये पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, मैं उसको कनेक्ट करता हूं, सो ये बन गया अपना पॉलीगॉन। करेक्ट। अब उन्होंने बोला है रिजल्टेंट फोर्स इज, देखो ये फोर्स कौन सा है, F1, दिस फोर्स इज F2, दिस फोर्स इज F3, ये F4, F5। पॉलीगन मीन्स क्या, जिसको 5 से ज्यादा साइड्स होते हैं उसको पॉलीगन बोलते हैं। सपोज फोर्स 1 इज एक्टिंग ऑन साइड 1, F2 इज साइड 2, F3 इज साइड, एंड सो ऑन। तो रिजल्टेंट फोर्स it is given by A towards the remaining sides, or it is resultant force is the closing side of the polygon and in opposite direction। जो फोर्स का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको ये मिलेगा उसका रिजल्टेंट। तो ये हो गया लॉ ऑफ पॉलीगॉन फोर्सेस, लॉ ऑफ पॉलीगॉन फोर्सेस। नेक्स्ट है state 4 laws of the static friction, 4 laws of the static friction। स्टैटिक फ्रिक्शन के हमें 4 लॉज बताने हैं। देखो, फर्स्ट, द फ्रिक्शनल फोर्स acts as a tangential force, acts in tangential direction to the surface of the plane, और क्या बोलते हैं उसको, टेंजेंशियल टू दी प्लेन। इतना ही लिखो सिर्फ तो भी चलेगा। दूसरा क्या है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या, फोर्स तो लगा है, फ्रिक्शन इज देयर, बट कोई चीज मूव नहीं हो रही, मीन्स क्या, फ्रिक्शनल फोर्स इज कांस्टेंट या इक्वल टू कौन सा फोर्स, यस, अप्लाइड फोर्स को इक्वल हो। ए सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ, इक्विलिब्रियम कंडीशन, सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, देखो, फ्रिक्शनल फोर्स इज टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ द प्लेन सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लेन सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट को टेंजेंशियल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स टेंजेंट हो जाता है। थर्ड, द फ्रिक्शनल फोर्स इज डिपेंड अपॉन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये देखो, इट इज डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड है, सरफेस ऑफ द बॉडी और सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस पर डिपेंड। लेकिन इट इज इंडिपेंडेंट, किस पे इंडिपेंडेंट है, देखो, इट इज इंडिपेंडेंट टू द एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट और द बॉडी, ऑब्जेक्ट ऑफ द बॉडी और बॉडी, दोनों में से कौन सा भी लिख सकते हो। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज डिपेंड अपॉन द सरफेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। एक सरफेस में कॉन्टैक्ट में है तो उसको ही वो डिपेंड है, इस सरफेस पे डिपेंड है, इसका सरफेस एरिया पे वो बिल्कुल डिपेंड नहीं है। द फोर्थ, स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन डायनामिक। ये तो आपको पता है सबको, स्टैटिक क्यों ज्यादा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन डायनामिक, मोर देन डायनामिक। फिफ्थ,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टमेंट। वो खुद को ही एडजस्ट कर सकता है, सेल्फ एडजस्टमेंट है, इसीलिए उसको सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स बोला गया। सो दिस इज द आपका फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा, 4 लॉज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। सो क्या क्या है 4 लॉज? पहला है फ्रिक्शनल फोर्स इज अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। सेकेंड क्या है? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन द फ्रिक्शनल फोर्स इज कांस्टेंट और इट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। करेक्ट? हाँ, नेक्स्ट है स्टेट द सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कल। कौन सा भी पूछ सकते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। स्टेट द सेंट्रॉइड ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड हमें निकालना है। सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला क्या है? एस, इसके 2 हिस्से कर। करेक्ट? सो दिस डिस्टेंस, दिस इज द आर। एक्स डिस्टेंस कितना होगा? आर। अब हमें देखना है मतलब क्या, एक्स बार इज कितना डिस्टेंस है? एक्स बार इज आर। और वाई बार कितना होगा बोलो? वाई बार कितना होगा? यस, ये डिस्टेंस ये कितना है? टोटल आर। और इसके बीचों बीच क्या होगा? आर के हाफ। यस बोलो, 4r/3π। यस करेक्ट, 4r/3π। तो इसका ये जो पॉइंट है जी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? r, 4r/3π। दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द सेमी सर्कल। और ये डायग्राम आपको स्केच करने के लिए बोला होगा तो स्केच करना है, अदरवाइज उसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी हमें आगे देखना है लैमीज थ्योरम, है ना। स्टेट द लैमीज थ्योरम और इसके 2 लिमिटेशंस भी आपको बताने हैं। स्टेट 2 लिमिटेशंस को भी। लैमीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बार पूछा गया है। आज तक जितनी बार भी मैकेनिक्स का, अप्लाइड मैकेनिक्स का एग्जाम हुआ है, उतनी बार ये क्वेश्चंस आए। इफ 3 forces are, according to this law, if 3 forces are acting on a point, समझो F1, F2 and F3 are acting on same point, एक ही पॉइंट पे एक्ट करते हैं। F1 और F2 के बीच में का एंगल है अल्फा, इसके बीच में का एंगल है बीटा, इसमें एंगल है बीच में का गामा। If 3 forces F1, F2 and F3 are acting on a single point, then these forces are in proportion. किसमें proportion देखो, is directly proportional to, किसको directly proportional है? is in proportion with the sine angle between the remaining others. 2 remaining देखो, फॉर एग्जांपल फोर्स 1 F1, ये दोनों के बीच में रिमेनिंग कौन से है? F2 एंड F3, इसमें एंगल कौन सा है? साइन बीटा। मींस F1/sin बीटा इक्वल्स टू F2 अपॉन, अभी दोनों के बीच में एंगल कौन सा है? गामा, साइन गामा। एंड F3 अपॉन, हाँ दोनों के बीच में एंगल कौन सा है? अल्फा। तो ये क्या है? साइन अल्फा। अब इसके लिमिटेशंस में बताना है। लिमिटेशंस मतलब कमियां खामियां, क्या इसकी कमियां हैं? खामियां क्या है? इसमें कमी क्या है? जैसे हमें बहुत सारी कमी है, सादा मैकेनिक्स हम पास नहीं कर सकते, वैसे इसमें बहुत सारी कमियां हैं, वो कमियां हमें ढूंढ निकालना है। तो कैसे कमियां निकालें ढूंढ में? तो इसमें देखो, ये फोर्स क्या बोल रहा है? इफ दीज 3 फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब दिस कंडीशन इज फॉर ओनली इक्विलिब्रियम। अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम है तो ये अप्लाई होगा, अदरवाइज इट इज नॉट एप्लीकेबल। पहली लाइन बोला है, इट इज स्टेट दैट इफ 3 or 4 फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट एंड दीज फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, देन, तो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो फिर नहीं है। दीज फोर्सेस आर नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल किसके लिए नहीं है? पैरेलल फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल नहीं। दीज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर कोलिनियर फोर्सेस के लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है। दीज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर कोप्लेनर अल्सो। बस ये इतनी सी कमियां हैं, ज्यादा कमियां निकालने की हमें जरूरत नहीं, दूसरों की कमी निकालना ये हमारा धर्म नहीं है। ठीक है। सो अगला पार्ट, सेकेंड पार्ट, इसके बाद आपको पार्ट 2 भी देखना है, डू और डाई क्वेश्चंस ऑफ द अप्लाइड साइंस। सो लगे रहो।